नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया था, उसे 100 से भी ज्यादा बार क्यों बदलना पड़ा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से जो सबसे जरूरी संवैधानिक संशोधन हैं, उनकी एक एक परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने मिलकर जिस संविधान को बनाया, उसे आखिर 100 से ज्यादा बार बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यही सवाल हमें एक बहुत जरूरी बात समझाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ सांस लेता है और बदलता है। अच्छा, अब सीधे बड़े बड़े संशोधनों पर कूदने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संशोधन होता कैसे है, मतलब संविधान को बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है, और सबसे जरूरी, ये प्रक्रिया इतनी खास क्यों है। तो संवैधानिक संशोधन आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे संविधान का एक तरह से ऑफिशियल अपडेट है। एक ऐसा फॉर्मल बदलाव जो हमारे संविधान को बदलते समाज और उसकी नई नई जरूरतों के हिसाब से हमेशा, मतलब हमेशा अप टू डेट रखता है। ये पूरी प्रक्रिया, और हाँ, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ये पूरी प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में। और एक बात बताऊं, इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। क्यों भला? ताकि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे संविधान को ना बदल दे। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 सदस्यों का समर्थन। और इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में तो देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी हाँ करवानी पड़ती है। और जब ये सब हो जाता है, तब जाकर आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगती है, और तब कहीं जाकर संविधान में बदलाव होता है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर, एक ऐतिहासिक टकराव की कहानी। सोचिए, एक तरफ है देश की संसद, जिसके पास कानून बनाने की ताकत है, और दूसरी तरफ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे मौलिक अधिकारों का गार्डियन है, उसका रक्षक है। इन दोनों के बीच जो ये खींचतान चली ना, वही हमारे संवैधानिक इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कहानी है। और इस टकराव की जड़ में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। क्या संसद के पास संविधान को बदलने की अनलिमिटेड पावर है? संसद कहती थी, हाँ बिल्कुल, हमें सामाजिक आर्थिक सुधार लाने हैं तो हम संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा, रुकिए, आपकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। आप इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद तो जैसे एक शतरंज की बाजी शुरू हो गई। संसद एक चाल चलती तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देता। देखिए कैसे 1951 में संसद पहला संशोधन लाई, जमींदारी खत्म करने वाले कानूनों को बचाने के लिए। तो 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, आप मौलिक अधिकार नहीं बदल सकते। इसके जवाब में संसद 1971 में 24वां संशोधन ले आई, अपनी पावर वापस लेने के लिए। ये तू मैं तब तक चलती रही जब तक 1973 में वो फैसला नहीं आ गया, वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इस खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। और वो ऐतिहासिक मामला था केशवानंद भारती केस। इसी केस से निकल कर आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया, देखिए, आप संविधान की इमारत में मरम्मत का काम कर सकते हैं, दीवारें बदल सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन आप इस इमारत की नींव को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते। और ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि यूपीएससी मेंस में आपको ये कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। चलिए, अब चलते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के शायद सबसे ड्रामेटिक, सबसे उथल-पुथल वाले दौर में। यहाँ हम बात करेंगे 2 ऐसे संशोधनों की जिन्होंने देश की राजनीति की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। और ये है 42वां संशोधन 1976 का। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान पास हुए इस अकेले संशोधन ने संविधान में इतने ज्यादा बदलाव कर दिए थे कि ये अपने आप में ही एक छोटा मोटा संविधान बन गया था। तो ये कहानी है पहले सत्ता के एक हाथ में सिमटने की और फिर उसे सुधारने की। 42वें संशोधन ने क्या क्या किया? प्रियाम्बल यानी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े।
फंडामेंटल ड्यूटीज डाली और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी की जुडिशल रिव्यू की पावर को बहुत कम कर दिया, मतलब न्यायपालिका के पर कतर दिए। लेकिन फिर आई जनता सरकार और 1978 में वो लेकर आई 44th संशोधन। इसने 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई की, जुडिशल रिव्यू की पावर वापस दी गई और इमरजेंसी लगाने के नियमों को इतना सख्त कर दिया गया कि भविष्य में उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अब तक हमने संसद और कोर्ट की लड़ाई देखी। अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने पावर को दिल्ली से निकालकर सीधे गांव और गली तक पहुंचाया और हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत कीं। इनमें पहला था 73वां संशोधन 1992 का, और इसने भारत के गांवों में एक तरह की साइलेंट रेवोल्यूशन, एक खामोश क्रांति ला दी। पहली बार पंचायतों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में संवैधानिक दर्जा मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि अब पंचायतों के चुनाव रेगुलर होंगे, उनके पास असली पावर होगी और फैसले लेने की ताकत सीधे गांव के लोगों के हाथ में होगी। और जो काम 73वें संशोधन ने गांवों के लिए किया, ठीक वही काम 74वें संशोधन ने शहरों के लिए किया। इसने नगर पालिकाओं को यानी म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक ताकत दी ताकि शहरी गवर्नेंस भी आम लोगों की पहुंच में आ सके। तो इन दोनों 73वें और 74वें संशोधन का मकसद एक ही था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक भारी भरकम शब्द है पर मतलब बहुत सीधा है। सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना। और ये कैसे किया गया? पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर, रेगुलर इलेक्शंस को जरूरी बनाकर और सबसे अहम एससीज, एसटीज और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके, ताकि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनकी भी आवाज सुनी जाए। चलिए अब जरा हाल के सालों में आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे बड़े संशोधन की जिसने भारत के पूरे इकोनॉमिक और फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब आर्थिक और संघीय ढांचे पर बहुत गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। इसे भारत के टैक्स सिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, एक रीबूट कहा जा सकता है। इसका मकसद बहुत सरल था। पहले जो दर्जनों तरह के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उस पूरे जाल को हटाना और उसकी जगह एक सिंगल देशव्यापी टैक्स लाना। और लक्ष्य था पूरे भारत को एक कॉमन मार्केट, एक साझा बाजार बनाना। और इस बड़े बदलाव को लागू किया 101वें संवैधानिक संशोधन ने 2016 में। लेकिन ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं था, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि पहली बार केंद्र और सारे राज्य एक साथ मिलकर टैक्स लगाने और उसे इकट्ठा करने पर राजी हुए थे। इसी संशोधन ने एक राष्ट्र एक कर के नारे को हकीकत का रूप दिया। तो पहले संशोधन से लेकर 101वें संशोधन तक और उसके बाद भी ये पूरा सफर हमें क्या सिखाता है? क्या है इस पूरी कहानी का सार? इसका सबसे अच्छा जवाब शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों में है। उन्होंने कहा था कि संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है। और ये बात बिल्कुल सच है। हमारा संविधान किसी म्यूजियम में रखी हुई कोई बेजान चीज नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो देश के साथ आगे बढ़ती है, नए रास्ते खोजती है और समय के साथ खुद को बदलती है। और हर एक संशोधन इस नदी के रास्ते में आया एक नया मोड़ है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे भारत और दुनिया बदल रही है, वो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी जिसके लिए हमारे संविधान को खुद को तैयार करना होगा? क्या वो डिजिटल प्राइवेसी और AI का दौर होगा, या क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली समस्याएं, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सवाल सोचने वाला है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।